और देखिए, जीएनटी का मतलब जैसे आप जानते हैं, फेस्टिवल त्योहारों के रंग तो आपको हम दिखाते हैं। जीएनटी पर हमने आपको माघ मेले के हर रंग दिखाए हैं। मकर संक्रांति 2 दिन चली तो मौनी अमावस्या आने वाली है, यानी मौनी अमावस्या का स्नान होने वाला है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। 8 जनवरी यानी रविवार का दिन मौनी अमावस्या का दिन है और मान्यता है कि इस दिन संगम पर स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। वजह यह भी है कि इस दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचते हैं। और देखिए, कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर संगम का जल अमृत के समान दिव्य हो जाता है। इस दिन सभी देवी देवता और ऋषि मुनि अदृश्य रूप में संगम में वास करते हैं। अनुमान यही है कि इस बार 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु पावन स्नान के लिए संगम पर उमड़ेंगे। इसके लिए प्रशासन पुख्ता तैयारियों में भी जुटा हुआ है। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि इस दिन गंगा जल अमृतमय हो जाता है और मौन रहकर किया गया स्नान आत्म शुद्धि करता है। मौनी अमावस्या पर ज्यादातर श्रद्धालु सिर्फ संगम में ही स्नान करना चाहते हैं। इसकी बड़ी वजह भी लोगों की आस्था से जुड़ी है। अर्ध कुंभ हो या महाकुंभ, इन सब में सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या का होता है। इस स्नान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन प्रयागराज की त्रिवेणी में अमृत बहता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग गंगा यमुना में स्नान करने के बजाय संगम में स्नान करने का संकल्प लेते हैं। मान्यता है कि गंगा और यमुना नदी के साथ धरती की सतह के नीचे सरस्वती नदी का मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन संगम का जल अमृतमय हो जाता है। मौनी अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, इसलिए लोग अपने पितरों की शांति के लिए संगम में स्नान करके एक नई शुरुआत करते हैं। साधु संत इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौन व्रत रहकर अमृत स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता के मुताबिक मौन रहकर स्नान करने से आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पितरों को प्रसन्न करने और पितृ दोष से मुक्ति पाने का भी विशेष दिन होता है। कल्पवासी मौनी अमावस्या को अपने कल्पवास का सबसे उत्तम दिन मानते हैं। इस दिन स्नान, दान, पुण्य, तर्पण और कल्पवास से अक्षय पुण्य मिलने की मान्यता है। मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार को है। ये माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान होगा। इससे पहले पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति को विशेष स्नान पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु संगम पहुँचे और आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान का रिकॉर्ड बनाया। मकर संक्रांति के बाद संगम पर श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। आज भी भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। माघ मेले में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब आज भी बढ़ रहा है। कल मकर संक्रांति का पावन स्नान हुआ और अब पूरा फोकस प्रशासन का मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान पर है। लेकिन आज मकर संक्रांति के ठीक एक दिन बाद भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जहां श्रद्धालुओं का जनसमंदर डुबकी लगाने के लिए, पवित्र आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी में उतर रहा है और स्नान कर रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब जरा भी कम नहीं हुआ, श्रद्धालुओं की आस्था जरा भी कम नजर नहीं आ रही है। श्रद्धालु आज भी बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। रविवार को होने वाले मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान के लिए प्रयागराज प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। 18 जनवरी को 10,000 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों के अलावा जल पुलिस और गोताखोर भी घाटों पर तैनात रहेंगे।
ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के साथ ही CCTV सर्वेलेंस से मेला क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी। मेला क्षेत्र में आने वाले प्रमुख मार्गों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के पास 16 अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। आपको बता दें, मौनी अमावस्या रविवार को है। 2 दिन बाद ये बड़ा और प्रमुख स्नान होने वाला है। मौनी अमावस्या पर तमाम मान्यताएं हैं। मौन साधक स्नान करते हैं, कल्पवासी भी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ साधु संत पहुंचते हैं और तमाम बड़े जो महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, किन्नर अखाड़े के जो लोग हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। यानी मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन का पूरा फोकस है। मौनी अमावस्या को लेकर ये आंकड़ा जो कल मकर संक्रांति पर सामने आया, उसका रिकॉर्ड टूट सकता है, ऐसा अनुमान प्रशासन ने जताया है। उसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। मौनी अमावस्या के बाद 23 जनवरी को बसंत पंचमी और 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा का प्रमुख स्नान होगा। उसके बाद 15 फरवरी को महाशिवरात्रि को अंतिम पवित्र स्नान होगा। प्रयागराज से शुभम राजपूत, गुड न्यूज टुडे। मुझे ऐसे लगता है कि माघ मेले के दौरान अध्यात्म के जितने सुंदर रंग हमने प्रयाग की और संगम की रेती पर देखे हैं, वैसे ही ये रंग आपको नजर आने वाले हैं संडे को, जब यहाँ पर एक और महास्नान होने वाला है। मौनी अमावस्या। मुझे याद है पिछले साल मैं वहीं पर थी जब मौनी अमावस्या थी, और आपको याद होगा मैंने वहां से लाइव भी दिया था। मुझे मौनी अमावस्या होती है, उसमें जितने भी हमारे पास गेस्ट आ रहे थे वो कह रहे थे कि देखिए इस दिन मौनी अमावस्या के दिन आपको मौन रहना होगा। मैंने कहा सर हम सुबह से शाम तक लाइव रहेंगे, हम मौन कैसे रह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इंतजाम बहुत अच्छे थे। लेकिन अगर हम तब की बात करें, तब मिनी कुंभ कहा जा रहा था उस माघ को, और वो एक्चुअली मिनी कुंभ था क्योंकि फिर पिछले साल कुंभ हुआ। अब लेकिन कुंभ होने के बाद भी देखिए उतनी ही संख्या में लोग इस बार भी वहां पर पहुंच रहे हैं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ इतना आंकड़ा क्रॉस हो गया है। चलिए, प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के रंग कैसे बिखरे हैं, गुड न्यूज टुडे पर हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। तो संगम की रेतीली ठंड और भीगी जमीन पर कहीं हठ योगी मौनी बाबा जमीन पर लेटे हुए हैं, तो कहीं कांटों वाले बाबा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बिल्कुल, बहुत सारी तस्वीरें आई हैं जो सबको आकर्षित कर रही हैं। मिनी कुंभ में कल्पवासियों के त्याग और तपस्या के रंग हर जगह आपको नजर आए हैं। आस्था, अध्यात्म, संकल्प का अनूठा संगम भी देखने को मिला है। तो संगम की लहरों के साथ आस्था भक्ति का अनूठा भाव कैसा है वो दिखाते हैं आपको। संगम की पावन धरती पर कल्पवास और जप तप जारी है। माघ मेले में मां गंगा की आरती में हर किसी की भागीदारी है। सुबह हो या शाम आस्था की डुबकी लगा रहा हर सनातनी। जहां मकर संक्रांति पर 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी तट पर पवित्र स्नान कर पुण्य के भागी बने। जाहिर है आस्था, संस्कृति और परंपरा से सजे इस माघ मेले की भव्यता ही निराली है। मकर संक्रांति पर दिन भर स्नान दान के बाद हुआ दीपदान भी बेहद खास रहा। दियों की रोशनी से पूरा मेला परिसर ही जगमग हो उठा, जिसकी ये सुंदर तस्वीर हर किसी को लुभा रही थी। मां गंगा की आराधना कर रहे हैं। देखिए, जो किसी के हाथ में अगरबत्ती है तो कोई दीपदान कर रहा है। यहाँ महिलाएं, यहाँ पुरुष, श्रद्धालु, संत, तमाम लोग मां गंगा को नमन कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं। मेले की भव्यता को और निखारने में श्रद्धालुओं के साथ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं कुछ अतरंगी बाबा भी, जिनमें इन मौनी बाबा का जिक्र करेंगे। इनकी अनोखी चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा हैरान कर दे रही है। यहाँ पर मौनी बाबा जो अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसलिए 1644वीं ये चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा है। और ये ऐसे ही अपने कैंप से संगम में आकर लेट करके ये चक्रवर्ती परिक्रमा करते हैं। संगम की रेतीली ठंडी और भीगी जमीन पर हठ योगी मौनी बाबा जमीन पर लेटते हुए संगम तट पर पहुंचे, तो श्रद्धालु इसे ईश्वर का आशीर्वाद बताते नजर आए।
इसके लिए इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अद्भुत है, महादेव की कृपा है, ये महादेव के आशीर्वाद से ही सब संभव है। मौनी बाबा कहते हैं कि उनकी मां गंगा में अपार आस्था है और ये चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा उन्होंने अपने देश सेवा के कुछ संकल्पों को पूरा करने के लिए की है। चक्रवर्ती परिक्रमा का उद्देश्य था श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए और भारत की ऐश्वर्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। उस संकल्प को लेकर के मैं सीधे रुद्राक्ष शिविर से निकल करके यहाँ तक लेकर परिक्रमा करने के लिए आया। मैं गंगा में स्नान किया, पूजन किया। माघ मेले में ही कांटों वाले बाबा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बिहार से आए इन बाबा का नाम है संत रमेश निषादराज, जो कांटों की शैया पर लेटकर अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही साधना में जुटे हैं। इस तरह से आप लेटे हुए हैं, तकलीफ नहीं होती आपको? तकलीफ तो होती है, सब भगवान की महिमा, ईश्वर की महिमा। कठिन तपस्या कर रहे हैं? कठिन तपस्या, सनातन धर्म के लिए अपना तपस्या करता हूँ। फिलहाल तो माघ मेले में संगम की लहरों के साथ आस्था और भक्ति का अनूठा वैभवशाली कारवां चल रहा है, जो गृहस्थ वैराग्यों के जप तप और साधना की जीती जागती मिसाल बन रहा है। प्रयागराज से शुभम सिंह और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज से, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। शुभम, तैयारियां दिखाइए और बताइए कि क्योंकि देखिए मकर संक्रांति का पर्व हो गया, स्नान हो चुका है, दोनों दिन स्नान हुआ है, उसकी आपने तस्वीरें हमें दिखाई, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन भी बहुत बड़ा स्नान होता है। दो सवाल आपसे, कितनी बड़ी संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग पहुंचेंगे, और एक और बड़ा सवाल ये कि जैसे हमने अभी देखा कि वैष्णव अखाड़े के लोग भी स्नान कर रहे हैं, क्या मौनी अमावस्या पर भी अखाड़े से लोग पहुंचेंगे स्नान करने के लिए, साधु संत? शुभम? जी हाँ, मौनी अमावस्या को लेकर हमने अभी अखाड़ों के महामंडलेश्वरों से बातचीत की। उनका कहना है कि वो पेशवाई में आएंगे, उनके तमाम अनुयायी भी आएंगे, और मौनी अमावस्या पर अब पूरा फोकस प्रशासन का भी है, साधु संतों का भी है, और यहाँ जो मौजूद कल्पवासी श्रद्धालु है उनका भी है। तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख स्नान जो है वो रविवार को होने वाला है, 18 तारीख को होगा, मौनी अमावस्या के दिन सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, जो कि पहला पौष पूर्णिमा को स्नान हुआ, दूसरा मकर संक्रांति के दिन हुआ, यानी इन दोनों आंकड़ों को अगर मिला दिया जाए तो करीब 3 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है। तो 2.5 से 3 करोड़ का अनुमान प्रशासन भी लगा रहा है। करीब 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए मौनी अमावस्या पर आएंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। व्यवस्थाएं उसी को लेकर की जा रही है। अब चूंकि सामने लक्ष्य है मौनी अमावस्या का सफल स्नान हो जाए, प्रशासन इसी में लगा हुआ है, इसी में जुटा हुआ है कि अब जो संख्या बढ़ने वाली है उसको लेकर कैसे संभालना है, व्यवस्थाओं को कैसे घाटों पर व्यवस्थाएं करनी है, स्नान की कैसे आने जाने की व्यवस्थाएं करनी है। इस वक्त मैं अपनी मौजूदगी बता दूं, ये प्रयागराज का शास्त्री पुल है, इसे झूसी पुल भी कहा जाता है, सबसे मशहूर ये पुल है, और यहाँ से पूरी प्रयाग नगरी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चूंकि अब शाम का वक्त हो चुका है, भगवान सूर्य अस्त हो चुके हैं, लेकिन लाइट जगमग हो गई हैं, लाइटें जल चुकी हैं। ये एलईडी लाइट्स आप देख पा रहे हैं, ये पूरी प्रयाग नगरी है, माघ मेला क्षेत्र है जो जगमग हो चुका है, मानो सितारे जमीन पर आ गए हों। तस्वीरें आप देखिए, दीपदान करने की घड़ी आ गई है, महिलाएं, युवतियां, साधु संत दीपदान कर रहे हैं घाट पर। अगर आप देख पाएंगे, मैं कहूंगा सहयोगी से जूम करने के लिए, आप देख पाएंगे नाव है, नाव के आगे लोग यहाँ पर दीपक जला रहे हैं, संध्या आरती कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, माँ गंगा को नमन कर रहे हैं। तो ये सिलसिला दिन भर चलते रहता है। सुबह 3 बजे से शुरू होता है श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला, लगातार स्नान करते हैं। आज भी लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। हालांकि प्रशासन ने इन आंकड़ों को अब तक जारी नहीं किया है, क्योंकि लगातार उनकी गिनती चल रही होती है, और जो प्रमुख स्नान है उसी दिन प्रशासन इन आंकड़ों को जारी करता है। लेकिन आप बता दें, जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन आएंगे। ये विहंगम दृश्य आप देखिए प्रयाग नगरी का, माघ मेला क्षेत्र का। अपने आप में आपको प्लांटून पुल आपको दिख रहे होंगे, उसके आगे एक और पुल है, उसके आगे एक और पुल है, ऐसे 3-4 पुल आपको नजर आ रहे होंगे। और ये रोड ब्रिज है जिस पर मैं खड़ा हूँ, झूसी पुल से कहा जाता है, और यहाँ से पूरी प्रयाग नगरी आप देख पा रहे हैं। जी
शुभम, आपने लगातार व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी दी है कि व्यवस्थाएं यहाँ पर ऐसी की गई हैं कि किसी को भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। श्रद्धालुओं से आई एम श्योर कि आप लगातार बातचीत करते आए हैं, इतने दिनों से आप वहां पर लगातार मौजूद हैं। श्रद्धालुओं का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या सुगम दर्शन उनको हो पाए हैं? स्नान उनका सुगम हो पाया है? उनके रिएक्शन से समझ में आ पाएगा कि वहां पर व्यवस्थाएं किस प्रकार से की गई हैं। बिल्कुल, श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हमने जितने भी श्रद्धालुओं से अब तक बात की है जो स्नान करने के लिए आए हैं, वो सभी संतुष्ट नजर आए हैं। हालांकि थोड़ी सी भीड़ कुछ समय पर होती है, जैसे कि सुबह सुबह के वक्त होती है, सुबह 4 से लेकर सुबह के 8 बजे तक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला चलते रहता है। श्रद्धालु आते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं, प्रशासन उन्हें लगातार अपील करके गाइड करते रहता है। आसानी से स्नान हो जाता है, दान पुण्य वो कर पा रहे हैं, पूजा पाठ कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ तमाम जो ऐसे लोग हैं जो पहली बार प्रयाग नगरी आ रहे हैं या जो पहली बार माघ मेला क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको लेकर विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लगातार जो वॉलंटियर्स हैं वो उन्हें घाट तक पहुंचा रहे हैं और स्नान के बाद में कोई अपने परिजन से बिछड़े ना, कोई रास्ता भूले ना, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें अपने मार्ग तक, अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्हें रास्ते जो हैं, जैसे वापसी का मार्ग, ऐसे होर्डिंग्स लगे गए हैं ताकि कोई भूले ना उन रास्तों पर। जैसे ही कुछ संगम मार्ग पर ऐसे लगे हुए हैं जैसे संगम का मार्ग, ताकि कोई संगम अगर जा रहा है तो वो रास्ता ना भटके, रास्ता ना भूले, वो सीधे संगम तट पर जाकर वहां मिल जाए, उसे स्नान हो जाए और वो आसानी से वापसी मार्ग के थ्रू अपने गंतव्य को निकल जाए। तो ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। अगर कोई श्रद्धालु बिछड़ जाता है तो लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, वॉच टावर से निगरानी की जा रही है। अब बात कर लेते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा सबसे जरूरी होती है, क्योंकि जहां भी भीड़ होती है वहां कोई ना कोई घटना होने का डर जरूर हो जाता है प्रशासन को। लेकिन इसके लिए प्रशासन ने यूपी एटीएस, इसके अलावा एसडीआरएफ, अगर कोई पानी में कोई घटना घट जाती है, कोई डूबने की कगार पर आ जाता है या दुर्घटना होने का शिकार होने वाला होता है, तो तत्काल जल पुलिस जो है मौके पर कमांड मिलते ही गोताखोर वहां कूद जाते हैं, उसे बचा लेते हैं, ऐसे जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा होने से पहले हमने वो ड्रिल्स भी देखी थी कि किस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ये ड्रिल्स वहां पर कर रहे थे। शुभम, बिल्कुल तमाम जानकारी आप लगातार हमें देते रहिए, क्योंकि माघ मेले की पल पल की जानकारी, हर जगह की खबर लगातार हम आपको गुड न्यूज टुडे पर बता ही रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। बांदा में आज से धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा का शुभारंभ हो चुका है। बुंदेलखंड में बाबा बागेश्वर का ये पहला दरबार सजा है। पूरे बांदा और आसपास के इलाके में इस हनुमान कथा को लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कथा के शुभारंभ से पहले कल करीब 11,000 महिलाओं ने एक भव्य कलश यात्रा निकाली। बांदा शहर के हजारों लोग भी इस कलश यात्रा में शामिल हुए। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कलश यात्रा में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको दिखाते हैं ये कलश यात्रा। वस्त्र, सिर पर कलश और हर तरफ प्रभु श्री राम का जय घोष। बांदा में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा से पहले पूरा शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। करीब 11,000 महिलाओं ने गुरुवार को इस विशाल कलश यात्रा के साथ हनुमान कथा के शुभारंभ का स्वागत किया। कलश यात्रा के बीच राम भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए। इस कलश यात्रा में हाथी, ऊंट और घोड़े भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। रामलीला मैदान में शुरू होकर ये कलश यात्रा कैली देवी मंदिर के पास संपन्न हुई। 11,000 महिलाएं सर में कलश लिए हुए थी। हाथी, घोड़े, बग्गी, ऊंट और बहुत सारी झांकियां भी थी। उत्सव के रूप में जो कल महाराज जी आ रहे हैं उसको मना रहे हैं और आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। बुंदेलखंड में बाबा बागेश्वर पहली बार दरबार लगा रहे हैं। बांदा में आज से शुरू हो रही हनुमान कथा को लेकर लोग खासे उत्साहित हैं। ये विशाल कलश यात्रा इसी उत्साह का प्रमाण थी। शोभा यात्रा निकली थी जिसमें पूरा शहर उमड़ पड़ा है। धार्मिक आयोजन में सभी ने बड़ी तन्मयता से इस शोभा यात्रा में भाग लिया। बांदा में बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा 20 जनवरी तक चलेगी। इस कथा में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको लेकर चलते हैं बिहार के मोतिहारी, जहां
कल चकिया केसरिया पथ पर बन रहे विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव का भव्य अभिषेक किया जाएगा। इसके लिए कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, काशी और प्रयाग से पवित्र जल मंगवाया गया है। जल अभिषेक हेलीकॉप्टर से होगा और फूलों की बारिश भी हेलीकॉप्टर से होगी। महादेव के करोड़ों भक्त इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस चंद पलों का और इंतजार, जब दुनिया के इस विराट शिवलिंग की स्थापना होने वाली है। इस शुभ कार्य के लिए 17 जनवरी का दिन तय किया गया है, जब इस 210 टन वजनी शिवलिंग को निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। इस आयोजन की शुभ घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे शिव भक्तों का उत्साह भी बढ़ रहा है। मोतिहारी से आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे स्थापना से पहले ही शिवलिंग के दर्शन और पूजन के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी है। शिवलिंग की स्थापना के लिए अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीआईजी, डीएम और एसपी जैसे आला अफसर मौके पर पहुंचे। वही स्थान है, देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और इसी स्ट्रक्चर पर जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग यानी कि 33 फीट का जो शिवलिंग है, जो जिसे सहस्त्रलिंगम शिवलिंग कहा जाता है, वो वहाँ पर विराजमान होगा। इसके लिए देख सकते हैं आपकी पूरी की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस शिवलिंग की स्थापना पर इसका जलाभिषेक होगा, जिसके लिए कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, काशी और प्रयाग से पवित्र जल मंगवाया गया है। ये जलाभिषेक हेलीकॉप्टर से होगा और फूलों की बारिश भी हेलीकॉप्टर से ही की जाएगी। वहीं शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान कराने के लिए हरिद्वार और पटना से पुरोहित बुलाए गए हैं। ये शिवलिंग 210 टन वजनी और 33 फीट ऊंचा है, जिस पर 1008 सहस्त्रलिंगम उकेरे गए हैं। शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम के कुशल शिल्पकारों ने तैयार किया है। इसके निर्माण में करीब 10 वर्ष का समय लगा है और करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस शिवलिंग की स्थापना के लिए 17 जनवरी की तारीख इसलिए तय की गई है क्योंकि इस दिन माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि है और धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और भगवान शिव के रूप में पहली बार पूजा हुई थी। जिस विराट रामायण मंदिर में महादेव के महारूप की स्थापना होनी है, उसका निर्माण महावीर मंदिर न्यास समिति करवा रही है। इस विराट रामायण मंदिर का शिलान्यास 20 जून 2023 को हुआ था। ये मंदिर पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूरा होने के बाद रामायण मंदिर का मुख्य भवन 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। मंदिर में 18 शिखर और 22 उप मंदिर होंगे। मंदिर परिसर में 4 आश्रम भी बनाए जाएंगे। मोतिहारी से सचिन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मतलब जो बैकग्राउंड है वैसे ही हम कपड़े भी पहन के आएंगे क्योंकि हमें सर्दी लेकिन आज दीपिका बहुत खूबसूरत लग रही है, उनकी ड्रेस बहुत एक्वा, दिस इज एक्वा। लेयरिंग की ना मैंने, लेयरिंग कर रखी है, तो मुझे लगता है पूरी तैयारी के साथ जब आप रहते हैं तो सर्दी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सच में लेयरिंग की बहुत जरूरत है, बहुत ठंड है बाहर। आपका तो वैसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, क्योंकि आप जिस टीम में है कोई कोशिश ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। देखिए सर्दियों की बात हम कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में लोग सैर सपाटा करने जाते हैं ताकि बर्फबारी देख पाएं, लेकिन इन दिनों वहां माहौल थोड़ा सा अलग है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में इन दिनों बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन ठंड इतनी जोरदार पड़ रही है, पानी जम गया है, अनोखे नजारे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए इन इलाकों में खिली धूप के बीच बर्फ की सफेद चादर भी बिछी हुई है। ये तस्वीरें कश्मीर की खूबसूरती को निखार रही हैं। बर्फ देखने के शौकीन सैलानी गुलमर्ग और सोनमर्ग की ओर रुख कर रहे हैं। बर्फ जम रही है मगर बर्फबारी नहीं हो रही है।
ये नजारा कश्मीर के द्रंग और सिंथनटॉप इलाकों का है, जहां इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कश्मीर के इन इलाकों में पारा 0 डिग्री से नीचे जा रहा है और हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है, जिसके कारण कई जगहों पर पानी बड़ी आसानी से जम जा रहा है। जगह जगह झरने और जल स्रोत जमे दिखते हैं, लिहाजा माहौल तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ठंड से निजात नहीं है। दिन में भी इस वक्त माइनस में सब जीरो टेम्परेचर्स हैं और रात की अगर आप बात करें तो ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि रात में किस तरीके का है यहाँ माइनस में पारा जाता है और गिरता है। -16, 17 और ये बर्फ नहीं बल्कि आइस है। इसको आप आइस स्टूपास कहें, ऐसे आकार जो है पानी ले रहा है, क्योंकि ये जो पाइपलाइंस हैं, वाटर पाइपलाइंस, ये माइनस टेम्परेचर्स की वजह से एक्सट्रीम रात में जो फ्रीज होता है उस वजह से फट रही हैं और रात में ही ये जो पानी फंवारे हैं ये अलग अलग बर्फ के आकार ले रहे हैं। एक नेचुरली सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक अद्भुत नजारा, क्योंकि अलग अलग आइस की फॉर्मेशंस हैं और इसको देखने के लिए पर्यटक जो भी यहाँ से आते हैं यहाँ जरूर रुकते हैं और ये एक अट्रैक्शन बन गया है। इन इलाकों में धूप खिली है, लेकिन इस तरह की बर्फ आपको जगह जगह जरूर दिख जाएगी और साथ ही दिख सकती है ऐसी अनोखी तस्वीरें। जो हुआ है ये ठंड का असर है। रात में जब माइनस टेम्परेचर्स होते हैं तो पानी की पाइपलाइन जो है कई जगह पे फट जाती हैं और खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि रात में -16, 17 तक यहाँ पारा गिरता है और जब ये पानी रात में जगह जगह पे गिरता है, रात में ही इसका जो है आइस फॉर्मेशन हो जाती है। और अभी थोड़ा दिन का समय है तो इसलिए पानी जो है फंवारे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जब रात आती है तो कई जगह पे फंवारे भी जो है जम जाते हैं, तो बहुत ही अद्भुत नजारे बन जाते हैं। आइस की ऐसी फॉर्मेशंस होती हैं जो कि पर्यटक और जो भी विजिटर हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। सूखी ठंड का ऐसा ही माहौल जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में भी देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में भी बर्फ का नामो निशान नहीं है, लेकिन ठंड बहुत है। आमतौर पर लोग डल झील के किनारे सैर कर रहे हैं या फिर बर्फ देखने के शौकीन सैलानी गुलमर्ग और सोनमर्ग की ओर रुख कर रहे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। और ठंड हमें थोड़ी ज़्यादा लग रही है हमारे गुजरात के हिसाब से, बट यहाँ के लोग अच्छे हैं और जगह भी बहुत अच्छी है। श्रीनगर वाकई में हमें बहुत अच्छा लगा। सोनमर्ग हम जा के आए, वो भी अच्छा है और आज हम गुलमर्ग जा रहे हैं। बहुत अच्छा है कश्मीर। कश्मीर में बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ घूमने की बहुत मज़ा आ रही है। कश्मीर बहुत अच्छा है और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर के इलाकों में सूखी ठंड से राहत के लिए बारिश और बर्फबारी का इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि 8-10 दिनों के बाद ही कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो घाटी में माहौल बदल सकता है। लिहाजा यहाँ पर बर्फ का नजारा देखने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। द्रंग से मीर फरीद के साथ श्रीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। गुलमर्ग में इसके लिए एक खास ड्रिल हुई और इस ड्रिल में सेना के साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमों ने भी अभ्यास किया और इसके जरिए संदेश भी दिया गया कि मौसम चाहे जैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, कश्मीर की वादियां पूरी तरह से महफूज हैं। जी हाँ, देखिए बांदीपुरा में बर्फ के बीच बीएसएफ जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य है। बावजूद इसके माइनस तापमान में यहाँ गश्त कर रहे जवानों का जोश हाई है। बर्फीले मौसम और हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच ये वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाथों में राइफल, सधे हुए कदम और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। आतंक या फिर किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बलों की तैयारी है। आतंकी खतरे के साथ साथ बर्फीली चुनौतियों से निपटने के लिए गुलमर्ग में जवान इसी तरह एक्शन में नजर आए। इस ड्रिल का मकसद था खुद को परखना और मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी क्षमता को टटोलना। आज हमारी तरफ से एक मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिस्पांस ड्रिल, जिसमें हमारे मेडिकल इमरजेंसी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, हमारे लोकल पुलिस, एसओजी, यहाँ के जो सीएपीएफ हमारे साथ डिप्लॉयड है, बीएसएफ, सीआरपीएफ इंक्लूडेड, उनके अलावा जो हमारे यहाँ लोकल इंडियन आर्मी की यूनिट्स डिप्लॉयड है, उनकी तरफ से एक जॉइंट
डिजास्टर रिस्पांस रिहर्सल आज कैरी आउट किया गया था गुलमर्ग में। ये एक फीचर है जो हम टाइम टू टाइम पूरे डिस्ट्रिक्ट में करते रहते हैं। वैसे तो पूरे साल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का घेरा इसी तरह चौकस रहता है, लेकिन गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। गुलमर्ग में हुई इस ड्रिल में सेना के साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमों ने भी अभ्यास किया। इस ड्रिल के जरिए ये संदेश भी दिया गया कि कश्मीर की ये वादियां किसी भी हाल में पूरी तरह महफूज हैं। कुछ टाइम पहले हमारा ऐसा ही रिहर्सल रेलवे स्टेशंस के लिए रहा था। टाइम टू टाइम हमारा वाइटल इंस्टॉलेशंस, हाई पब्लिक फुटफॉल एरियाज में ये ऑपरेशंस हमारे चलते रहते हैं। इनके जरिए हम हमारे खुद के प्रोटोकॉल्स को रिफाइन करते हैं, रिस्पांस टाइम कम करने की कोशिश करते हैं एंड हमें जो भी हमारे रिस्पांस में पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स नजर आते हैं उनके ऊपर हम आगे काम करते हैं ताकि हम इन एक्चुअल इमरजेंसी, इन एन एक्चुअल रिस्पांस सिनेरियो हमारे बेस्ट फुट फॉरवर्ड रहे। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें बांदीपोरा की है, जहां बर्फ के बीच बीएसएफ जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। माइनस डिग्री के बीच जवान इसी तरह दिन रात गश्त में जुटे हैं। मौसम की चुनौतियों के बीच सुरक्षा मुकम्मल है। इस वक्त यहाँ केवल और केवल बर्फ का साम्राज्य है। बावजूद इसके यहाँ गश्त कर रहे जवानों का जोश हाई है। कश्मीर में दूर दूर तक पसरी ये बर्फ भले जन्नत का एहसास करा रही हो, लेकिन इस मौसम की दुश्वारियां कम नहीं है। एक तरफ जवानों के सामने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दुश्मन के नापाक इरादों से निपटने की चुनौती है, तो वहीं उन्हीं ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद एवलांच का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की ये मुस्तैदी बता रही है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का हर मोर्चा मजबूत है और सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की, जिन्हें आखिरकार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था, जिसके लिए ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे। पिछले साल शांति पुरस्कारों की घोषणा से पहले ट्रंप कई बार 7 युद्ध रुकवाने का दावा भी कर चुके हैं। बिल्कुल, और वो कह रहे थे कि एक पीस मेकर होने के नाते उन्हें ही मिलना चाहिए ये पुरस्कार, यानी कि नोबेल पुरस्कार। लेकिन जब ये पुरस्कार उनके बजाय वेनेजुएला की विपक्षी नेता को मिल गया तो वो बहुत नाराज हो गए। अब जब मचारो ने खुद अपने नोबेल पुरस्कार का मेडल ट्रंप को दे दिया है तो भाई वो बहुत खुश हैं। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला की नेता की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मेरे काम से खुश होकर उन्होंने अपना शांति पुरस्कार मुझे दे दिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसे देखकर आपका मन भी झूम उठेगा, पैर थिरकने लग जाएंगे, दिल भक्ति भाव से भर जाएगा। अमेरिका की न्यू जर्सी में पहली बार भजन क्लबिंग नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वहां रह रहे इंडियंस ने उन्होंने वो शामिल हुए और जमकर एंजॉय किया। और 9 जनवरी को यह आयोजन प्रवासी भारतीय दिवस के दिन रॉयल एल्बर्ट्स पैलेस के क्रिस्टल हॉल में किया गया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। और अब इस कार्यक्रम के आयोजकों को उम्मीद है कि वो भजन क्लबिंग नाइट जल्द ही अमेरिका के दूसरे शहरों में भी आयोजित कर पाएंगे। We welcome you to the first ever historic Bhajan Clubbing Night in the United States of America. सात समंदर पार अमेरिका की धरती पर भारतीयता के रंग में रंगा सुर संगीत का समा बंधा तो माहौल भक्ति और आध्यात्म से भर उठा। पहली बार अमेरिका की न्यू जर्सी में भजन क्लबिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से ज्यादा भजन प्रेमी शामिल हुए। भजन क्लबिंग यानी कि मैजिक, म्यूजिक, भक्ति और आध्यात्म। जिसने भारत से लेकर अमेरिका तक में एक नया ट्रेंड स्थापित कर दिया है। इस इवेंट में क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, 15 से लेकर 75 साल की उम्र के तमाम भजन प्रेमी शामिल हुए और भरपूर एंजॉय किया। पहली बार ऐसा म्यूजिक, एनर्जी और ऐसी अनुभूति काफी शानदार रही।
अब आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग भजन पर डांस कर रहे हैं और सभी भरपूर एंजॉय भी कर रहे हैं। ये एक बड़ी सफलता है। न्यू जर्सी के रॉयल अल्बर्ट पैलेस के क्रिस्टल हॉल में ये कार्यक्रम 9 जनवरी को आयोजित किया गया, जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। संगीत कार्यक्रम में ट्राई स्टेट टैलेंट सर्च के जरिए चुने गए 15 गायक और संगीतकार शामिल हुए। भजन, मंत्रोच्चार और सामूहिक गायन इस आयोजन की खासियत रहा, जिसे बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने और खास बना दिया। इस कार्यक्रम के आयोजक क्लिटवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड यानी कि CTU को ऐसा करने की प्रेरणा भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित हो रहे भजन क्लबिंग से मिली। अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉयल एल्बर्ट पैलेस में आयोजित भजन क्लबिंग में शामिल हुए लोगों का स्वागत करने पर हमें बहुत खुशी हुई। अमेरिका के इतिहास में हमने पहली बार ऐसा आयोजन किया है, जिसे भजन क्लबिंग नाइट या फिर भजन जैमिंग इवेंट आप कह सकते हैं। CTU के इस कल्चरल और म्यूजिकल प्रोग्राम को वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन का समर्थन मिला। भजन क्लबिंग नाइट कंसेप्ट को मिली बम्पर लोकप्रियता के बाद अब इसे अमेरिका के दूसरे शहरों में भी आयोजित करने की योजना है, जिस पर आयोजक जल्दी ही अमल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चर्चा में अभी के लिए बस इतना। एंजॉय योर वीकेंड। मंडे मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।